जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। आइए स्टार्ट करते हैं आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। इसमें हम आज के बेसिक्स न्यूज़ जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए रेलिवेंट है उसको डिस्कस करते हैं। 7-8 टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये सारे टॉपिक हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स। तो पहला टॉपिक है, जैसे महाराष्ट्र का स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है मराठा रिजर्वेशन को लेके। तो थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव में इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो चेयरपर्सन है क्या है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट यूपी में इम्पोज किया है, तो देखते हैं ये क्या होता है गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। और ये यूनियन लिस्ट में आता है कि कौन करेंट लिस्ट में आता है, इसको पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। देन वी विल स्टडी कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन। इसके लिए प्रोक्योरमेंट है टॉर्पेडो को। तो देखते हैं कि ये कलवारी क्लास ऑफ इसकी क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा, प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है, पूछ सकता है कि ये कलवारी क्लास का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी जो है उन्होंने अपना ड्राफ्ट गाइडलाइन अनाउंस किया है फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये पढ़ते हैं। ये जीएस पेपर 2 रेगुलेटरी बॉडी एंड अथॉरिटीज आती है मेंस में, तो उसमें ये आएगा। चाबहार पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो एंट्री है सेंट्रल एशिया में या रशिया में ईरान के थ्रू, तो ये तो मेंस पर्सपेक्टिव से है और प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से ही उतना इम्पोर्टेंट है। लाउंड्री साइकिल ऑफ द पाकिस्तान इलेक्शन, देखते हैं कि वहां पे ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। थोड़ा सा और इसको और कुछ पर्सपेक्टिव है उसको लिखा है सुहासिनी हैदर, जो काफ़ी एक्सपर्ट है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पे और इंटरनेशनल रिलेशन पे, द हिंदू में लिखती रहती हैं। तो इसके लिए ये मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे इंडिया ईयू ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चल रहा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। उसमें जो डेटा एक्सक्लूसिविटी है कल भी देखा था, आज भी उसको रिवाइज कर लेंगे। क्लियर मैसेज इन द कोर्ट्स नोट टू द इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से आज देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन होगा, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से होगा। और लास्ट में अभी कांग्रेस जो पार्टी है उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है, तो देखते हैं उसका क्या है। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल है, लेकिन बेसिक्स जानेंगे कि कोई पूछ दे तो पता होना चाहिए। पहला न्यूज जो है, कांग्रेस गेट रिलीफ ऑन द अपील आफ्टर आईटी। इसको एडिटोरियल पेज पे कवर किया है, तो यहाँ पे अभी नहीं देखते हैं, एडिटोरियल पे ही डिटेल में देखते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है रसा से है, अलेक्सी नवाल्नी है, इनको डेथ हो गया है। ये एक्यूजिशन है कि पुतिन का इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी था, पहले से ही मारना चाहते थे, क्योंकि ये पुतिन का रेजीम था, उसका विरोध कर रहे थे। उसका जो डिक्टेटर वो रेजीम था, जो अथॉरिटेरियन रेजीम था, उसको लेके था। और उनको पहले भी स्लो जो पॉइजनिंग होती है वो दे रहे थे। तो यस, यू शुड नो दैट ही वाज 47 ईयर ओल्ड और ही वाज अपोजिंग व्लादिमीर पुतिन। तो जब भी आईआर में आपको लिखना होगी अक्रॉस द वर्ल्ड जो टोटलिटेरियन रेजिम है, वो जो अपोजिशन है उसको स्पेस नहीं देता है, और कहीं ना कहीं स्पेस जो अपोजिशन का है वो श्रिंक हो जाता है। ये पिक्चर है कार्बी एंगलोंग, असम में है, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं रीजन दिखा के किस एरिया से है। असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ब्रूम ग्रास, जो आपके घर में झाड़ू लगता है उसमें यही यूज होता है। उसमें जो किस प्लांट से होता है, एक बार मैं उसका पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है प्लांट, ठीक है, और इसका एक ग्रास फैमिली का है। कट करने पे ऐसा होता है, आपको याद आ गया, देख लिया, ऐसे ही आपके घर में जो ब्रूम होता है सेम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इजिप्ट गाजा को लेके, इनके जो बॉर्डर सिटी है गाजा का, रफा, वहां पे अटैक कर रहे हैं इजराइल। तो चांसेज है कि अब वो माइग्रेट करके इजिप्ट में आए, तो इजिप्ट वॉल बना रहा है कि ज़्यादा इमिग्रेशन का इश्यू नहीं हो। और ये सिनाई पेनिनसुला से ये अटैच्ड है, तो कभी भी प्रीलिम्स से अगर पूछ दे सिनाई पेनिनसुला रफा, तो आपको पता होना चाहिए।
1979 का जो पीस एकॉर्ड है, तब से थोड़ी सी शांति रही है इजिप्ट और इजराइल में। ये लग रहा है कि इस वार से कहीं ब्रेक ना हो जाए, जिस एक्सटेंट पे जा रहा है। तो यस, यू शुड नो दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एकॉर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ एकॉर्ड, प्लीज आंसर। कैंप डेविड एकॉर्ड। ये कैंप डेविड एक जगह है यूएस में, और ये मीडिएशन इसका यूएस ने किया था। ये एग्रीमेंट है बिटवीन द इजराइल एंड इजिप्ट, एंड हुआ था यूएस में। जो कैंप डेविड एक हिल पे है, एक प्लेस काफ़ी फेमस है, मैरीलैंड उस रीजन का नाम है। तो वहाँ पे हुआ था, और यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर, वो उसको मीडिएट किए थे। जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है, इसी को सोच रहे थे कि यही एक था कि इसी को मिला के हम पैलेस्टीनियन नेशन बना देंगे, जिस पे अभी अटैक चल रहा है, इंक्रोचमेंट चल रहा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक बार मैं रफा को दिखा देता हूँ मैप में, ताकि थोड़ी सी आपको क्लियरिटी हो। ये है मैप रफा, ये है रेड सी, ठीक है ना। रेड सी में ही ये देखिएगा, ए गल्फ ऑफ स्वेज है एंड गल्फ ऑफ अकाबा है, इसको याद रखिएगा, गल्फ ऑफ अकागा अब अकाबा, ठीक है ना। और ये रफा है बॉर्डर पे, ये गाजा है, और ये इजिप्ट का सेनाई पेनिनसुला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है, ये जो कमीशन है, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, इनके जो चेयरपर्सन है, इनका नाम याद रखिएगा, सुनील शुक्रे हैं। और इन्होंने 2.5 करोड़ फैमिलीज का एसेस किया, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो जस्ट यू कैन यूज इन जीएस पेपर 2 और द महाराष्ट्र स्टेट पीसीएस में जो लोग अप्लाई करें उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ब्यास रिवर दिखा रहा है कि कुल्लू, तो याद रखिएगा कि जो कुल्लू मनाली है वो ब्यास रिवर के किनारे है। और ब्यास रिवर का ओरिजिन क्या है, रोहतांग पास, बहुत फेमस है, लोग जब भी कुल्लू मनाली जाते हैं तो जाते हैं। एक न्यूज है, यूपी इनवोक्स इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एंड बैन 6 मंथ ऑफ द प्रोटेस्ट। तो 6 मंथ तक कुछ नहीं होगा, जब तक इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी विरोध कीजिएगा, ऐसा है। और जो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट किस लिए है, कि ये है कि कोई जो इसेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन है, और मेडिकल असिस्टेंस है, हेल्थ सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सबों को कंटिन्यूसली सर्विस दिया जाए, कोई डिसरप्शन ना हो, कि नॉर्मल लाइफ में लोगों को दिक्कतें हों। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट 3 लिस्ट है, 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब दोनों स्टेट एंड यूनियन बना सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी के लिए पहले सेंट्रल बना देता है, फिर मॉडल के रूप में और स्टेट यूज करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे यूपी स्टेट गवर्नमेंट का भी है, उत्तर प्रदेश इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। तो ये स्पेसिफिक बना देते हैं अपने स्टेट के लिए। तो यू शुड नो, ये कॉन्करेंट लिस्ट में ये है कि कभी कभी जो प्रोटेस्ट होता है कि 2 स्टेट में हो रहा होता है, तो सेंटर वाली लॉ लगा लेंगे, या कभी रेलवे का हो तो इसमें सेंटर वाली जो लॉ है इसेंशियल सर्विस एक्ट, इसको लगा लेंगे। और केवल स्टेट में हो तो स्टेट स्पेसिफिक लॉ तो उन्होंने बना ही लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे, टॉर्पीडो है, इसको टॉर्पीडो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, सो मेनी इक्विपमेंट्स एंड यस दिस parts of the submarines and other defense equipments is being procured। ये कलवारी के लिए ये ले रहे हैं टॉर्पेडो। टॉर्पेडो क्या होता है, एक तरीके से मिसाइल टाइप का होता है जो सबमरीन में यूज होता है। सबमरीन क्या है, ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर में रहेगा, मिसाइल निकलेगा, अटैक होगा, तो ये एकदम छुपा रहता है, किसी को पता नहीं रहेगा। वहीं पे नीचे पानी के अंदर अंदर ही ये ट्रैवल करता है। तो काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजीज की काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसीलिए ये बहुत कम सबमरीन बहुत कम देशों के पास है, और ये बहुत ही क्रूशियल माना जाता है वॉरफेयर में। तो हमारे पास कलवारी जो क्लास ऑफ सबमरीन है वो डीजल इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर नहीं है। न्यूक्लियर का जो है अरिहंत है, तो याद रखिएगा अरिहंत न्यूक्लियर, एंड जो कलवारी है वो डीजल इलेक्ट्रिक है। और भी डीजल इलेक्ट्रिक में है, एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको याद है। और क्या क्या है, ज़्यादा नहीं है, 6-7 हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दीज।
ये है टॉर्पीडो, कलवारी का ये है, दिस इज द कलवारी सबमरीन। ओके, जो सबमरीन न्यूक्लियस सबमरीन है S5 क्लास है, प्रोजेक्ट 75 अल्फा है, अकूला क्लास है। तो ये इंडियन नेम नहीं लग रहा है, लेकिन जितने भी डीजल इलेक्ट्रिक हैं वो इंडियन नेम से हैं। जैसे कलवारी हुआ, सिसुमार क्लास हुआ, सिंधु घोष हुआ, अरिहंत जो है न्यूक्लियर हो गया। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो पहले अपना एक्सेप्टेंस देता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, तब जाके प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इन्होंने काफ़ी लिस्ट दिया है कि क्या क्या है, उसको एक्सेप्ट किया है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि कलवारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन है, तो याद रखिएगा। कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट यूज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट गाइडलाइन है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक आर्म है। तो आपको पता ही होगा कि जो अभी कोचिंग्स है, अगर आप चले जाएं केवल रजिस्ट्री भी करके चले आए, तो वो ये दिखाते हैं कि नहीं ये पूरा कोचिंग इनको कुछ आता ही नहीं था, हमने ही पढ़ा के निकलवाए, ये तो जीरो थे। ठीक है ना। तो उस पर इन्होंने बोला है कि इससे बहुत मिसलीडिंग इफेक्ट होता है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अगर कोचिंग ज्वाइन किया तो कुछ नहीं हो सकता है। तो एक स्टूडेंट भी प्रेशर आ जाता है, जो गरीब माँ बाप है वो अपने बच्चों को इतना पैसा देके कैसे दे, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख इनकी फी है। तो एक तरीके से प्रेशर ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये है कि 10% जो होता है कोचिंग गाइडलाइन देते हैं, 90% सेल्फ स्टडी होता है। तो इन्होंने कहा है कि आप साफ साफ लिखिए कि आपके वहाँ कितने दिन पढ़ा, कौन सा कोर्स किया, कितना पैसा आपने लिया था, सब कुछ आप मेंशन कीजिए। ये मेकिंग द फॉल्स क्लेम रिगार्डिंग द सक्सेस रेट, ये सब नहीं होना चाहिए। आप देखिए, बताइए किस कोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट भी है। गाइडलाइन वुड बी मेड एप्लीकेबल टू द एवरी पर्सन। यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि कोचिंग क्या है, ट्यूशन, इंस्ट्रक्शन और द एकेडमिक सपोर्ट और लर्निंग प्रोग्राम और द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द एनी पर्सन। ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पे डिफिनीशन भी दे दिया है कि कोचिंग क्या है। कंटिन्यू इनका ये भी आ रहा था, कंप्लेन भी आ रहा था, तो ये करना जरूरी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, चबहार पोर्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ईरान में है, लोकेशन याद रखिएगा। और ये हमारा जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका एक रिप्लाई है, और इसके थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एंट्री मारना चाहते हैं। और एक इसके अंडर में हमने असागाबाद एग्रीमेंट भी किया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये है चबहार, यहाँ से हम एक तो अफगानिस्तान जाएंगे और यहीं से हम होते हुए सेंट्रल एशिया भी जाएंगे। एक बार मैं वो भी दिखाता हूँ रूट। इस रूट को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ देखिए, ये एंट्री मारेंगे ईरान से होते हुए और यहाँ से रस्ता तक हम पहुंचेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और इसका नाम है, ये कौन कैसे बन रहा है, ऐसे देखिए, तो ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, जो नॉर्मल रूट है काफी लंबा है। और ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इससे हम डायरेक्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन कंट्री है। कंट्री इसमें इंडिया, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड खजकिस्तान है। 3 सेंट्रल एशिया के हैं और 3 ये हैं, इंडिया ईरान तो है, ओमन एक आ जाता है, यमन। और यमन ऑलरेडी ही न्यूज में है, ये यमन है और उधर वाला ओमन है। ये यमन, वो ओमन। तो आप याद रखिएगा कि कौन कौन कंट्रीज हैं। असागाबाद एग्रीमेंट जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, इसके अंडर में ये बनाया जा रहा है। डिफरेंट कंपोनेंट है, इंडिया एंड ईरान इसके सेंट्रल पार्ट में है, सेंट्रल जो रोल है वो कर रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो पाकिस्तान में चल रहा है इलेक्शन, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि लॉन्ड्री ऑफ साइकिल, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार या एक बार होता है, ये सर्कल है। और उनके अभी तक 30 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और 30 में से किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया अपना टर्म। देखा, ये हाल है वहां पे। और हर एक प्राइम मिनिस्टर जो बनता है आर्मी के फेवर से बनता है और बाहर भी जाता है आर्मी के अगेंस्ट में जाने के, आउट ऑफ फेवर। एक बार वो आदमी बहुत लाडला बन जाएगा आर्मी का, फिर वो तुरंत उसका सबसे बेकार, सबसे मतलब एकदम नक्कारा लड़का बन जाता है, तो वो बाहर भी जाता है। तो अभी जैसे नक्कारा लड़का में कौन है, इमरान खान है। और अभी प्यारे में नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ का ये हाल था 2000 में, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, उनको जाना पड़ा था लंदन, फिर यही था, फिर वो लाडले बन
बन गए 2013 में, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, फिर 2017 में उनको पनामा पेपर लीक में भेज दिया। हाँ, अभी अभी देखिए यूसुफ रजा गिलानी थे जो प्राइम मिनिस्टर, उनको बोला कि ये जो आसिफ जरदारी के खिलाफ केस करो, केस नहीं किया तो उनको हटा दिया, उन्हीं के खिलाफ केस कर दिया। तो यही चलता है पाकिस्तान में, ठीक है ना। अभी जैसे इमरान खान है, और इसमें इन्होंने बोला है कि प्रॉपर जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है एकदम सपोर्ट में रहता है आदमी के, जैसे मिल के करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि अच्छा ये आउट ऑफ ये हो गए तो सजा वजा सब सुना देगा, अब वो उनके फेवरेट हो गए तो सजा वजा हटा देगा, आओ सारी सजा माफ, एकदम आके इलेक्शन लड़िए, यही चलता है यहाँ पे। और वहाँ का इलेक्शन कमीशन है, उसने इनका जो इमरान खान की पार्टी थी पीटीआई, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका सब कुछ वो सिंबल उनको दी रिकॉग्नाइज कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं एवरीवन गो टू सपोर्ट टू द आर्मी। इनको इमरान खान को तो इलीगल मैरिज के केस में भी इनकी वाइफ को भी सजा दे के रखा है। तो इन्होंने यहाँ बोला कि लोग जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो लीडर है, उनको समझना चाहिए कि आर्मी आज सपोर्ट में, कल अगेंस्ट में जाएगी, तो सबको मिल के आर्मी के खिलाफ एक तरीके से कुछ प्रोविजन बनाना चाहिए। एक तो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि आर्मी सिविलियन एरिया में नहीं आएगा। लोगों ने वोट दिया है तो कहीं ना कहीं लोगों का फेवर है। और इस बार के इलेक्शन में ये देखा गया है कि लोगों ने जो कट्टरवादी मुस्लिम ग्रुप थे, जैसे कि जमायत उलेमाए इस्लाम, मुत्ताहिदा मजलिस अमल, इन सबको नहीं वोट दिया, कोई सीट नहीं मिला इनको, बहुत कम। लश्कर तैयबा तो गायब ही है, जो चीफ हफीज सैयद की पार्टी है, वो टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को नहीं नकारा है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी आए हैं मॉडरेट ग्राउंड पे, उनको एक साथ आके एक बनाना चाहिए। तो यही इन्होंने बोला है। फिर इन्होंने बोला नहीं तो ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में चलती रहेगी, कि सिविलियन गवर्नमेंट दिखाने के लिए इलेक्शन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बने, पीछे से आर्मी सब कुछ डील कर रहा है, सब कुछ कमांड कर रहा है, उसको हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे दिखाने के लिए इलेक्शन हो कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जीत कैसे रहा है, जीतने का क्या तरीका है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं दिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट फंडामेंटल रिसोर्स टू डेवलप द रिलायबल ड्रग्स। ये किस केस में हो रहा है? ये है इंडिया और जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2008 से ही चल रहा है, ये फाइनली नहीं हो रहा है। टसल है, कई इश्यू है, रेजिस्टेंस है कि ये चीज़ हम नहीं मानेंगे, ये चीज़ आप नहीं मानेंगे। जैसे इंडिया क्या क्या है, डेटा एक्सक्लूसिविटी हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ईयू चाहता है कि डेटा एक्सक्लूसिविटी पार्ट हो। क्यों? डेटा एक्सक्लूसिविटी का मतलब कि जो रिसर्च करते हैं, ट्रायल का, आप रिसर्च करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, उसके पहले आप उसको टेस्टिंग करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसका आप रिपोर्ट लाते हैं कि किस क्या साइड इफेक्ट था, क्या नहीं था, उसके बाद मेडिसिन बनाते हैं, सब कुछ देख के। तो वो कहें कि ये सब डेटा देंगे ही नहीं, और ऐसे दे देते हैं तो जो लोकल कंपनियां हैं वो मेडिसिन सस्ते दाम पे बना देती हैं, और जो ट्रायल करेगी, जो रिसर्च करेगी, वो पेटेंट कराएगी, और उनका पैसा बहुत इस रिसर्च ट्रायल में लगता है। अब रिसर्च ट्रायल में पैसा लग रहा है तो मेडिसिन का रेट वो ज़्यादा करेंगे तभी तो वापस आएगा। वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपका 10,000 लग रहा है, तो आप जो भी चीज़ बेचेंगे आप सोचेंगे ना 10,000 से ज़्यादा निकले, 12,000 13,000 निकले, और इसमें ज़्यादा लगता है, करोड़ों में लगता है, कई हजार करोड़ों में लगता है, तो मेडिसिन का रेट हाई हो जाता है। तो उनके देश में तो लोग खरीद सकते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री, इंडिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो वहाँ के लिए इंडिया जैसे देश है, वो कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है, कि कंपलसरी लाइसेंसिंग जहाँ पे लगे कि बहुत जरूरी दवा है, उसके बिना डेथ हो रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के किसी कंपनी को कह देगी कि आप जो पेटेंट है उसका ही बना लीजिए, लॉ को बाईपास करके। लॉ है कि पेटेंट है वही बनाएगा, जो कंपनी ने रिसर्च किया वो पेटेंट कराती है और उसी का हो जाता है। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है वो अफोर्डेबल नहीं है किसी देश में, तो उस देश का कंपलसरी लाइसेंसिंग वहाँ की कंट्री दे देती है किसी कंपनी को बनाने के लिए। वो कंपनी सस्ते रेट में बनाती है ताकि लोगों के पास अवेलेबिलिटी हो। तो वही तो वहाँ की जो दो कंट्रीज हैं, जैसे कई कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे है, वो फार्मास्यूटिकल के लिए बेस है। वहाँ रिसोर्स कंपनियां करती हैं और नई नई दवाएं लाती हैं, ट्रायल करती हैं और फिर बनाती हैं। ये विरोध करते हैं, ये कहते हैं नहीं, ये डाटा एक्सक्लूसिविटी के बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना है।
तो इसके लिए अटका हुआ है, और उनकी भी सही बात है कि वो पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो उनको निकालना है। लेकिन हमारे देश में गरीबी है तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी है। हम अभी कल का डेटा मैंने दिया था 2.2 लाख करोड़ का है। तो आप अगर इतना कमा रहे हैं तो आप इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग पे भी कीजिए। यही ये आर्टिकल कर रहा है कि जब हम इतना कर रहे हैं तो हमें जो डेवलपमेंट ऑफ द रिलायबल ड्रग पे भी जाना चाहिए, हमें भी रिसर्च करना चाहिए। और कुछ नहीं तो अगर आप उसी स्टैंडर्ड का नहीं बना रहे, कम से कम जो जेनेरिक है उसी को एक लेवल तक ले जाके बनाइए खुद रिसर्च करके। तो यही है, इसमें टोटल इनका यही समझाना है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंस्टॉलिंग द कांग्रेस अकाउंट सिम्स पॉलिटिकल। तो यहाँ पे अभी जो कांग्रेस का फ्रीज किया था उनके बैंक अकाउंट को, उसमें बोला कि ये तो पॉलिटिकल लिख रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेज द डिमांड फॉर 110 crore in the penalty to as the dues from the Congress, which party says has effectively stalled the operation of all its bank account. अब इनका 2,210 रुपए का पेनल्टी लगाया है। 210 रुपए का पेनल्टी किस बात का लगा? इनको ITR अपना भरना था, इनकम टैक्स का रिटर्न कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने भरा, लेकिन 14,40,000 रुपए कम दिए। अब 14,40,000 रुपए को ये लोग बाद में दिए हैं, डेट जाने के 45 दिन बाद। अब 45 दिन बाद दिया तो इन्होंने कहा पेनल्टी लगेगा। अब 14 लाख का पेनल्टी 210 करोड़, सोचिए ये पेनल्टी लगाया। फिर इन्होंने कहा कि हमने दे दिया, फिर भी ये मान नहीं रहे। इन्होंने कहा कि सारा फ्रीज अकाउंट ही कर देते हैं। तो ये है मतलब आलम। तो इसी पे इन्होंने कहा है कि मनी हैज ए वेरी मतलब क्रूशियल रोल टू प्ले इनटू इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे है कि आप पैसा ही ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस पार्टी का सारा कुछ बंद कर दिया, क्योंकि वो फंक्शन कैसे करेगी। तो यहाँ पे आप एक तरीके से कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है, डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है अगर आप ऐसा करते हैं तो। ये बात मनी का जो इन्फ्लुएंस है, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनइक्वालिटी जो मनी का जो है फंडिंग में, वो इलेक्टोरल जो रिजल्ट होता है उसको इम्पैक्ट करती है। आपके पास ज्यादा पैसा, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन क्रिएट द परसेप्शन। अभी हमने पढ़ा था इंडोनेशिया का जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, उनको बोल दिया कि उनका इमेज ऐसा बना दिया है सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे कि ये एकदम दयालु दादाजी हैं, लेकिन रियलिटी में दैट पर्सन हैज द एक्विजिशन ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जैसे इंडोनेशिया के ही आसपास के कंट्री जैसे ईस्ट तिमोर है, वहां पे रिप्रेशन करा हुआ है काफी बैडली। तो ये इमेज किसी का भी कुछ दिखा सकते हैं। इमेज ये क्रिएट करना बहुत ही जगह, किसी ने 10 मर्डर किया है और इमेज दिखाना है फिर भी वो अच्छा आदमी है, तो ये दिखाएंगे अरे इससे भी बुरे बुरे लोग हैं, वो तो मर्डर करके गला काट के घूमते थे। वो ये नहीं दिखाएंगे मर्डर करेंगे वो किया है, वो ये दिखाएंगे अरे नहीं 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 इसके पास तो मतलब ये पहले सब्जी भी खरीद के लाता था अपने घर चलाने के लिए। जो मेन मुद्दा है, दे विल फोकस इन अदर थिंग कि यस इसका तो मतलब ये जब सैलरी भी आती थी इसकी, ये जॉब भी करता था। Are you getting? No, means perception can be created with respect to the electronics media and the social media that, and yes, this weaponization of the law against the political opponents of the ruling party has become a serious threat to the Indian democracy. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, फिर इन्होंने बोला है कि claim that all this is being done for fighting corruption and ensuring transparency cannot be taken as a face value। कि आप कह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए ला रहे हैं। फिर जो लीडर अगर आपके अपोजिशन में, तब तक तो आप सारा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं। जो वो आपका ज्वाइन कर रहा है तो सब कुछ रिमूव हो जा रहा है कि वो एकदम प्लेन हो जा रहा है। दिस इज द केस एंड व्हेन अकाउंटेबिलिटी इज इन्वोक्ड ऑन स्कटलिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ अपोजिशन दैट कैन ओनली बोर्ड इल फॉर द डेमोक्रेसी। आप अगर उसका ट्रांसपेरेंसी के नाम पे उसका पूरे फंडिंग बंद कर दे रहे हैं, एक्सेस टू द अकाउंट ही बंद कर दे रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं बहुत थ्रेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, इन्होंने त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, ये ही इज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एनजीओ है, एंड ही इज आल्सो प्रोफेसर इन द IIM बैंगलोर में। तो इन्होंने लिखा है कि द क्लियर मैसेज इज नो इन द कोर्ट नो टू द इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो इन्होंने कहा है कि एक क्लियर मैसेज है कि जो भी मैल प्रैक्टिस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
यहाँ पे फंडिंग रिमूव लिमिट रिमूव्स, इन्होंने कहा है कि जो स्कीम था उसके अंडर में जो लिमिट था कि ऑन द फंडिंग बाय ए कॉर्पोरेट हाउस, एंड यहाँ तक हो गया था कि जो कॉर्पोरेट हाउस है अगर वो कंपनी घाटे में भी जा रही है तो भी वो फंडिंग कर सकती है। पहले ये था स्कीम के पहले कि अगर आप का जो इनकम है, बेनिफिट हो रहा है आपकी कंपनी का 100 रुपए का, उसमें से 7.5 रुपए दे सकते थे, 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकते थे। इसमें कहा कि ये हटाओ, 7 पॉइंट पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दो, अगर घाटे में भी चल रही है तो भी दे दो। तो अगर कोई कंपनी घाटे में भी चल रही है और पूरा का पूरा बेनिफिट भी दे दे रही है तो क्या उसका मोटिव होगा? बाद में उसको लग रहा होगा ना कि इस पार्टी को पहले जितवा दें, बाद में जब पावर में आएगी तो सब कुछ हम इसका 4 गुना खरीदेंगे। दैट इज द मोटिव। ओके, तो यहाँ पे लिखा है स्कीम वीवन अलाउड लॉस मेकिंग कंपनीज टू मेक द फंडिंग, दिस कुड हैव ओपन द डोर फॉर द सेल कंपनीज। अब ये कह रहा है कि जब आप अलाउ कर रहे हैं कि कितना भी दे दीजिए, आपकी को प्रॉफिट में भी नहीं रखना है, तो कहीं ना कहीं सेल कंपनी बनेगी। सेल कंपनी वो होती है जो झूठ मूठ में कंपनी बना दी जाती है, दिखाया जाता है कि वो घाटे में है ताकि टैक्स ना, और मेरा पैसा जो कमाई है मैं दिखा दूं कि ये सेल कंपनी मैंने लगाई तो घाटे में है, और वो सेल कंपनी कुछ नहीं करेगी, सिर्फ ये दिखाएगी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैं लॉस में चल रहा हूँ। अब लॉस में चल रहा है तो वो टैक्स हाउस क्यों देगा? नहीं लगता उस पर टैक्स। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग जो बहुत ज्यादा कमाते हैं वो सेल कंपनी में अपना इन्वेस्ट करके दिखाते हैं, लॉस हो गया, कुछ मिला ही नहीं, वो सेल कंपनी पैसा देगी वापस आपको दे देगी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सेल कंपनी को, आप तो कह रहे थे ब्लैक मनी को कम करने के लिए आप ये स्कीम ला रहे हैं, बट ये तो सेल कंपनी को बढ़ा बना देगी। और इलेक्शन कमीशन ने भी विरोध किया था जब ये आया था, उन्होंने कहा था देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट इट विल ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल कंपनीज। ओके, तो क्रोनी कैपिटलिज्म जहां पे पॉलिटिशियंस एंड कैपिटलिस्ट के बीच में अगर लिंक होता है उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो इश्यू करने के लिए शेड्यूल बैंक को बनाया था वो स्टेट बैंक को बनाया था, और उन्होंने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड, नॉर्मली जो बॉन्ड होता है गवर्नमेंट सोवरिन बॉन्ड होता है आरबीआई के पास होता है उसे इश्यू करने के लिए। इन्होंने आरबीआई एक्ट को भी अमेंड किया और बोला कि नहीं हम किसी बैंक को भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज द लेवल। उन्होंने इस स्कीम को, एक स्कीम को लाने के लिए 4 एक्ट को बदला है। आरबीआई एक्ट को बदला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया और कंपनीज एक्ट को अमेंड किया। दैट मच डेस्परेशन वाज देयर टू चेंज, टू ब्रिंग दिस लॉ। और इस लॉ को लाने के लिए बोला कि हम ब्लैक मनी को ला रहे हैं। अब आम जनता को नहीं पता, इतना टेढ़ा इसका प्रोसीजर बना देंगे कि ये होगा वो होगा। आम जनता को तो समझ में नहीं आ गया। आम जनता को लगा हाँ कि यस डेमोनेटाइजेशन लग गया, पैसे जमा कर दीजिए, पूरे ब्लैक मनी आ रहे हैं। सेम इसका भी था कि प्रोसीजर इतना टफ था कि पीपल को समझ ही में नहीं आया। आम जनता को क्या समझ में आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? अब इतना कोई एक्सप्लेन करे सिंपल में तब तो पता चलेगा, जैसे कि एक नॉर्मल कोई आके बताया कि यस दिस इज द टोटल प्रोसेस। और इन्होंने क्यों लाया था, क्यों इतना डेस्परेशन था? उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि थोड़े ही समय पहले जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था उसने बोला था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कितना आपको पैसे दे रहा है, फंड कर रहा है, और आपके अपने वेबसाइट पे रखना पड़ेगा। अब ये आ गया, अब इनको करना पड़ता, नहीं करने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं हम खुद लाएंगे, उस आपसे अच्छा लाएंगे, आप क्या बताते हैं, हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आ रहे हैं, लो इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड इतना ज्यादा कई लेयर्स में था कि आप पहले पैसे लेके जाइए बैंक में, पैसे खरीद दीजिए, वो आपको बॉन्ड देगा, फिर आप बॉन्ड लेके जाइए पॉलिटिकल पार्टी को, वो दीजिए, वो पॉलिटिकल पार्टी जाके बैंक को देगा। तो इससे ये होगा कि इन्होंने ये दिखाया कि पैसे बैंक से होके आएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जब पैसे आएंगे और कोई जानेगा नहीं तो दे कैन डू कि मैं पैसे दूं आपको 100 करोड़ रुपए और कहूं कि बाद में मेरे लिए पॉलिसी बनाइएगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पे बोला है कि जो लॉ भी पास हुआ था, एक चीज और था, इन्होंने ये फिनेंस बिल के थ्रू पास किया था। फिनेंस बिल के थ्रू पास करने का ये था कि अब लोकसभा में ही सब कुछ होगा, राज्यसभा का कोई ज्यादा उसमें रोल नहीं होता है। अगर मनी बिल होता है फिनेंस बिल के अंडर में, तो मनी बिल का होता है कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होता है, वो केवल रिकमेंड कर सकता है, लोकसभा को मन करे तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो नहीं कर सकता। आप पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो इसमें बाईपास किया राज्यसभा को, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी उसके पास राज्यसभा में उतनी मेजोरिटी नहीं थी।
उसलिए उसको मनी बिल को के रूप में लेके आए थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऑल द अमेंडमेंट्स, दिस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस वायलेट्स द आर्टिकल 19 राइट टू इंफॉर्मेशन, प्लीज याद रखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 के अंडर में, एंड आर्टिकल 14 भी, राइट टू इक्वालिटी। ये कहता है कि आर्बिट्रेरीनेस इन द लॉ इज नॉट परमिसिबल। आप आर्बिट्रेरी ला रहे हैं कि वो मतलब वो डिस्क्लोज ही नहीं करे, जितना मन करे उतना पैसा दे सकता है कंपनी, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना। तो इन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया है कि इट इज सैड दैट द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी इज इटर्नल विजिलेंस। जो डेमोक्रेसी अपने आप नहीं आती है, द सिटीजन हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दे हैव टू रिस्क, दे हैव टू टेक रिस्क, एंड दे हैव टू क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट, एंड ऑलवेज यू हैव टू आस्क योर गवर्नमेंट दैट इफ यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, इफ यू हैव डन दिस इज रॉन्ग, this is the benefit but this is the loss as well, you should not do, means you have to take the accountability, only then the democracy is possible। इन्होंने कहा कि पार्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी देश के लिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो पार्टी है उसको सोसाइटी जो है अकाउंटेबिलिटी लेती रहे और इंश्योर करे कि दे वर्क फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन, नॉट फॉर द देम सेल्फ और द पार्टी itself। ओके, so this is all about for the today's news। we I think I have covered most of the area। एक और एरिया है वो वैसे ज्यादा अपने नहीं है, जो हल्द्वानी में अभी चल रहा है रायट्स एंड जो आपस में क्लैश चल रहा है टू कम्युनिटी के बीच में, उसको लेके यहाँ पे है कि यहाँ पे ये एक केस स्टडी के रूप में आप यूज कर सकते हैं। जब कभी भी एथिक्स का आप आंसर लिख रहे हो या एस्से का लिख रहे हो तो आप ये शो कर सकते हैं कि जो ये राइट्स होते हैं उसमें आम जनता का ज्यादा होता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अनस एंड जहीद। यहाँ पे बोला है कि अनस जब झड़प स्टार्ट हुआ तो अनस पढ़ने गया था, क्लास 8 का स्टूडेंट था, उसके पिता गए उसको ढूंढते हुए, तो वो बाद में पता चला कि उनका वहां पे लाश मिला एकदम खून से लथपथ, फिर उनका लड़के का भी लाश मिला। तो ये था, ऐसे ही बहुत से केस दिया कि कोई किसी को ढूंढने गया था, कोई अपने भाई को ढूंढने गया था तो वो नहीं आ पाया, मामला कुछ नहीं था, ये था कि इंक्रोचमेंट का मैटर था, कुड हैव बीन सॉल्व बाय द पीसफुली। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं, फिर इन्होंने इसमें यहाँ पे दिखाया कि कई ऐसे केस थे लोगों ने अपनी खुद की जो उनसे दुश्मनी थी उसको निकालने के लिए मार के, मतलब ये दिखा दिया कि यस दंगे में डेथ हुआ। जैसे इन्होंने एक केस दिया कि फहीम कुरैशी एक ड्राइवर है और वो उन्होंने बोला उनके जो सन कह रहे हैं कि उनका ये राइट में नहीं हुआ, उनका एक वो था घर के पास ही था, उसमें उनका पड़ोसी था, उससे दीवार को लेके झगड़ा था, दीवार बना रहे थे, उसको बदला लेने के लिए उसने उनको मार दिया और दैट्स का उसका एक होता है ना कि उसका हेल्प लेके। फिर उन्होंने बताया कि एक प्रकाश नाम के एक थे, उनका रिलेशनशिप था एक पुलिस कांस्टेबल की वाइफ से। अब ये पुलिस कांस्टेबल इसका राइट हो रहा था, उसको उसी दिन ये प्रकाश आए थे उनकी वाइफ से मिलने, उसको मार के रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया, ये दिखाने के लिए कि जो डेथ हुआ है वो राइट में हुआ। अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये पता चला है कि कांस्टेबल को पता चला और उसने मार दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना होगा कि जो भी ये होती है राइट्स एंड द थिंग, दे आर नॉट गुड, दे आर मीन्स दे आर क्रिएट द केओस, और आप उस लाइन पे लिख सकते हैं। तो आई होप वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरिया, नाउ आई विल कंक्लूड हियर। तो आपको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।